महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, LIC और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के अधिकारीगण और मित्रों, आज पूरे देश में 116 स्थानों पर ये सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाएं जो हैं भारत सरकार की, इनका विधिवत उद्घाटन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन करेंगे और केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि ये अन्य स्थानों पर, हर राज्य में कई स्थानों पर इसका उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है, ये योजनाएं उसका एक अटूट अंग है। इस देश को विकसित बनाने की दिशा में, इस देश में से गरीबी हटाना और देश बड़े विकास के रास्ते पर चल जाए, उसका एक रास्ता, उसका एक रोड मैप भारत सरकार ने तय किया है। हमारी नीति ये है कि आज एक अवसर है भारत के लिए अपनी विकास दर को अच्छी मात्रा में बढ़ा लेने का। दुनिया में आज भी आर्थिक स्थिति अभी धीमी है। उस धीमेपन का जो असर भारत में हुआ था और उसके साथ साथ यहां नीति निर्माण का कार्यक्रम लगभग जो रुक चुका था, उसका प्रत्यक्ष असर पिछले कई साल तक देश की अर्थव्यवस्था पे महसूस होता रहा। और भारत सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि भारत की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को पुनः कायम करना। और पिछले 11-12 महीने में जिन लोगों को आज तक यह हजम नहीं हुआ कि ये सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों बनी और कैसे बनी, वो ढूंढते हैं कारण उसकी आलोचना करने की दृष्टि से। पिछले 1 वर्ष में जो नीतियां सरकार ने अपनाई, कोई एक नीति ऐसी नहीं है जिसको आलोचक गलत दिशा कह सके। पुरानी सरकार के 100 भ्रष्टाचार के मैं कांड गिना सकता हूं। पिछले 1 वर्ष में भ्रष्टाचार शब्द को राजनीति के शब्दकोश से जैसे हटा दिया गया। हमारी पहली नीति थी कि इस देश को पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए, और जो उसके लिए रुकावटें थी वो हमने हटा डाली। हमारी दूसरी नीति थी कि व्यवसाय करने की सरलता हो। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास आज भी अधूरा है, वो काम पूरा नहीं हुआ। इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। कि व्यवसाय करना इस देश के अंदर अति सरल हम लोग करते हैं। इस देश की टैक्सेशन व्यवस्था
दुनिया की सबसे सरल व्यवस्थाओं में से बन जाए। संविधान को बदलने के लिए सभी राज्यों को साथ लेकर देश में जितने अप्रत्यक्ष टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो समाप्त हों। देवेंद्र जी ने उसमें बहुत रचनात्मक रवैया अपनाया है। मुझे कोई संकोच नहीं है यह कहने पे कि महाराष्ट्र को उस समाप्ति से और उसके विकल्प के रूप में जीएसटी आने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। इट विल बी द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जो हर राज्य के बाहर, हर शहर के बाहर ट्रक रुकते हैं, हर स्थान पर टैक्स देना पड़ता है, हर राज्य की टैक्स की दर अलग होती है, नेचर ऑफ टैक्सेस अलग होते हैं। इंडिया बिकम्स वन यूनिफॉर्म मार्केट, देयर इज अ सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और राज्यों का भी हिस्सा बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी। और महाराष्ट्र को तो इसलिए लाभ होगा कि मुंबई से जो सर्विस टैक्स आता है, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो केवल केंद्र को जाता है, उसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र सरकार को भी आएगा। और इसलिए मुंबई में जो लोग शिकायत करते थे कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं और हमें मिलता नहीं है, पूरा नहीं तो कुछ हद तक उस शिकायत का उत्तर भी आप लोगों को, या उसको थोड़ा कम करना, यह प्रक्रिया आरंभ होगी। लेकिन एक विचित्र स्थिति है कि देश के विकास को कैसे रोका जाए, और इसलिए जीएसटी में रुकावट पैदा करो। सारे मुख्यमंत्री उसके पक्ष में हैं, विपक्ष वाले भी पक्ष में हैं। संसद में उसको रोकने के लिए संख्या नहीं है, और इसलिए कल एक नई नीति अपना ली कि जीएसटी रोकना है, इसलिए 3 दिन जो संसद और चलनी है उसको चलने मत दो। कुछ लोग सरकार में थे तो देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ थे, विपक्ष में रहकर भी बोझ बनना चाहते हैं। पूरे देश में जब मैं भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहा था, कुछ लोगों का व्यवसाय की दुनिया में भी स्वभाव बिगड़ा हुआ था। उनको लगता था कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जाते रहो तो कोयले की खान भी मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम भी मिल जाएगा, माइनिंग का भी सौदा हो जाएगा। किसी को नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक अब आना नहीं पड़ता। हर चीज अब स्पष्ट नीलामी के माध्यम से होगी, और जिनको कोल ब्लॉक या मिनरल या स्पेक्ट्रम कौड़ियों के दाम लगभग मुफ्त मिलता था, उनको अब लाखों करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कुछ लोगों को उससे तकलीफ हो, जिनका स्वभाव बन चुका था कि राजनीतिक नेताओं की जो डिस्क्रिशन है उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को चलाएं। अब वो परिस्थिति नहीं है, और अंत में इस देश के हित में वही होगा। किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी। हम लोगों ने कहा कि अगर इस देश में व्यवसाय को बढ़ाना है, पूंजी को बढ़ाना है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको दुनिया के स्तर पे लाना पड़ेगा। क्या नीति थी कि 30 और 4 34% लगाओ, और फिर सरकार के हाथ में ताकत ले लो, जिसको रेंट सीकिंग कहते हैं। तो जिस क्षेत्र को चाहो, जिस उद्योग को चाहो, उसको छूट दे दो। ये इतने साल ये नीति चलती रही। हमने कह दिया कि अगले 4 साल में जो ग्लोबल लेवल्स हैं 25%, हम इसको उस सीमा तक लाएंगे और अधिक से अधिक एग्जेम्पशंस को इसमें समाप्त करेंगे, ताकि वो भी अधिकार सरकार के पास ना रहे।
व्यवस्था सही और ईमानदारी से हो जिससे व्यवसाय चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के साधन और लगे और इस सब से जो रुकी हुई अर्थव्यवस्था लगता है पिछले साल 7-7.5% के करीब बढ़ी होगी, इस साल और बढ़ेगी, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और दो कारणों से संतुष्ट नहीं है। पहला कारण यह है कि इस देश की क्षमता 7 और 8% नहीं है। इस देश की क्षमता डबल डिजिट तक पहुंचने की है। चाइना ने जब विकास किया तो 30 वर्ष से ज्यादा तक 9% की औसतन दर से वो बढ़े थे। अब लगता है कि उनकी दर थोड़ा कम होकर 7% तक आ जाए और इस रास्ते पे पहुंचने के लिए इस देश का सर्विस सेक्टर अच्छा है, लगभग डबल डिजिट के करीब बढ़ता है। कृषि में सबसे बड़ी चुनौती है और इस बार मौसम की जो मार पड़ी उसकी वजह से तो एक एग्रेरियन क्राइसिस भी है और इसलिए आने वाले कल में जो सरकार के साधन बढ़ेंगे उनका सबसे बड़ा हिस्सा कृषि और सिंचाई और ऐसे संकट से निपटने के लिए उसमें लगाना पड़ेगा। उसमें जितनी पूंजी लगाएंगे वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, उन्होंने पानी को ट्रांसपोर्ट किया एक स्थान से दूसरे स्थान तक और 18%, 20% एग्रीकल्चरल ग्रोथ अपने राज्य की बढ़ाई है, जो आंकड़े समझ में नहीं आते कि इतनी कैसे बढ़ सकती है एक वर्ष में। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बढ़ने की गुंजाइश है और नीतियों की दिशा वहां तक आए। और इस सरकार के पास जो साधन आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला उद्बोधन हुआ था, प्रधानमंत्री जिस दिन चुने गए तो उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। आंकड़े स्वयं बोलते हैं, गरीब के पक्ष वाली योजनाएं चले, उनमें तो हमने साधन भी बढ़ा दिए, मनरेगा में भी बढ़ा दिए इस साल 5,000 करोड़ और। मुद्रा बैंक, आज देश में 5,77,00,000 ऐसे उद्यमी हैं जो सड़क की पटरी से लेकर छोटी दुकान तक काम करते हैं। और अगर एक परिवार एक उद्यमी के आधार पर चलता है तो लगभग 20-25-22% इस देश की जनसंख्या है। उनको पैसा मिलने का कोई साधन नहीं है। दे आर दी अनफंडेड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहली बार एक ढांचा बनाया जिसका दिल्ली में विधिवत उद्घाटन हुआ कि मुद्रा बैंक की व्यवस्था के माध्यम से धीरे धीरे इस वर्ग को साधन मिले ताकि अपने व्यवसाय का विस्तार कर पाए। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई। इस देश के केवल 58% लोग ऐसे हैं जो बैंक से जुड़े हुए थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से एक एक गांव में बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग गए, बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से जो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, वो बधाई के पात्र हैं। एक एक गांव में गए और प्रयास यह था कि लगभग 100% लोग अपना खाता खोलें। एक मात्रा ने लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैसा भी डाला।
अब उस पैसे बैंक में पैसा कैसे आएगा? आधार का एक बेस है, जनधन का एक बेस है, मोबाइल फोन यूजर्स की एक सूची है। इन तीनों को जोड़कर द ट्रिनिटी ऑफ जैम, इन तीनों के माध्यम से जितनी सरकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की, केंद्र की, नगर पालिकाओं की, गरीब को जो पैसा मिलता है वो सीधा उसके खाते में जाएगा। जो एलपीजी की सब्सिडी मिलती है वो लगभग 12-13 करोड़ लोगों के खाते में जाने लग पड़ी है। 12-13 करोड़ परिवार का अर्थ है कि इस देश में लगभग 24-25 करोड़ परिवार हैं। ये 4 महीने में हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अन्य सब्सिडीज के साथ भी ये होगा। इसमें सब्सिडी में भी बचत होती है, जो चोरी होती है सब्सिडी में वो भी कम होगी। और ये जो 3 योजनाएं हैं कि 1 रुपया महीना आपके जनधन के खाते से कटेगा, 2 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको मिलेगी, 1 रुपए रोज से कम यानी 330 रुपए साल आप दीजिए, आपको 2 लाख की लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी। और तीसरा प्रयास यह है, बहुत छोटा इसको आरंभ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा असर पड़ेगा और हर साल इसमें सरकार के भी और अन्य साधन भी बढ़ाएंगे। तीसरा प्रयास यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या कई अन्य लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, तो इतना बड़ा देश और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। वी आर एन अनपेंशन्ड सोसाइटी और इसलिए प्रयास यह है कि अनपेंशन्ड सोसाइटी को एक पेंशन्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करना। आप अपनी अर्निंग लाइफ में जमा कराइए, जितना जमा कराएंगे नेशनल पेंशन स्कीम में, यहां ये जो योजना बन रही है मौजूदा, आपको 60 साल की आयु से पेंशन मिलेगी। आप पहले चाहते हैं पहले भी मिलेगी। मैंने तो इस बार इनकम टैक्स में भी छूट दे दी कि 50,000 रुपए साल तक जो नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालेगा उसको भी छूट मिलेगी। और इसलिए इस देश में जो सामाजिक सुरक्षा नहीं थी उसका आरंभ हमने इस बार किया है। आने वाले वर्षों में इसको और मजबूत हम लोग बढ़ाएंगे। और मुंबई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका विधिवत उद्घाटन किया और मुझे विश्वास है कि लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत बहुत लाभ होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।